आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी ऐसा मैं मानता हूँ। और आगामी तैयारी जो परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रख करके कुछ जनरल स्टडीज़ के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को मैं आपके समक्ष फिर रखने की तैयारी में हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी के साथ साथ मेरे प्रश्नों का साथ आपको जब मिलेगा तो और आपकी तैयारी पहले से ज़्यादा और दुरुस्त हो जाएगी। तो चलिए बिना विलंब किए हुए नए प्रश्नों की यात्रा में शरीक होते हैं। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए रमन कुमार सर का। और आज आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं जनरल स्टडीज़ के चुनिंदा 30 प्रश्न की यात्रा में। और उसकी समाधान को मैं बताऊंगा, उसकी व्याख्या भी, आवश्यक व्याख्या बताऊंगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में है, आप देख रहे हैं। ये इतिहास से लिया हुआ प्रतीत हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? आपको 4 ब्राह्मण ग्रंथों का जिक्र है यहाँ पर। ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। चलिए देखने की कोशिश करें और इसका जवाब भी पहुंचने की कोशिश करें कि क्या आपको ये जवाब आपके अप्रोच का है। यदि है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, मैं इसकी व्याख्या बताने की कोशिश करूंगा। तो अब चलिए बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप उसको इसका जवाब कुछ इस तरीके से प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयत्न करेंगे आप, है ना। ये देखिए, चलिए, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है? तो प्राचीन भारत के कालखंड से लिया हुआ ये प्रश्न, इसमें बताना है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से है। तो चलिए मैं बता दूं कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध जो है ना वो ऋग्वेद से है। जो इतिहास के छात्र होंगे और जो प्राचीन भारत के इतिहास के ऋग्वेदिक काल, वैदिक काल या फिर सभ्यता के विभिन्न कालखंडों को जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, उनके लिए प्रश्न सरल है। ठीक है। तो इस यही वो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें कि चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। अर्थात ये कह दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शूद्र के कर्तव्यों का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में ही है। और रही बात अगर मैं अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की बात करूं या फिर अन्य वेदों की बात करूं, तो शतपथ ब्राह्मण का यहाँ पे संबंध किससे होना चाहिए? थोड़ा सा इस पर आप बताने की कोशिश करें कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है। तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध जब होगा तो वो यजुर्वेद से होगा। याद रखिएगा, यजुर्वेद से होगा, है ना। जहाँ पर इसका संबंध ऋग्वेद से था, यहाँ इसका संबंध यजुर्वेद से होता है। इसी तरह से यही वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें वैदिक काल की बहुत सारे ऐसे विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी, मैत्रेयी, है ना, और जितने भी गंधर्व का इत्यादि का जिक्र है शतपथ ब्राह्मण में ही। ठीक है। चलिए थोड़ी सी चर्चा गोपत ब्राह्मण को लेकर कर ली जाए। तो गोपत ब्राह्मण का संबंध अर्थर्ववेद से है। किससे है? अर्थर्ववेद से। अर्थर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण का संबंध है। ठीक है। इस तरह से तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात की जाए तो इसका संदर्भ भी यजुर्वेद से है। तो इस तरीके से छोटे छोटे माइक्रो लेवल के क्वेश्चन जो है ये आपके संज्ञान में होने चाहिए ताकि परीक्षा में नई चीज़ें आप तक आ सकें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी जानकारी को पहले से ज़्यादा दुरुस्त करने की। अभी पुनः एक नया प्रश्न आ गया, देख लिया जाए। और ये प्रश्न भी कहा जा सकता है तो प्राचीन भारत से ही लिया गया है। 16 महाजन पदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? आपको बताने की कोशिश करनी है कि बहुत सारे 16 महाजनों पद का आपने जिक्र सुना होगा। प्राचीन भारत के इतिहास में 16 महाजन पद की व्याख्या मिलती है ना। तो उसमें मथुरा का संदर्भ इसमें किससे है? वज्जी से, वत्स से, काशी से, सुरसेन से। ठीक है। तो इनमें से किसकी राजधानी थी, है ना। मथुरा की राजधानी इन चारों में कौन सी थी, यही बताना है आपको। ठीक है। तो चलिए कोशिश करके देख लीजिए प्रश्न संख्या दूसरे का जवाब क्या होगा। तो इसका जब दूसरे का जवाब आपकी ओर से मैं पहल चाहूँगा, और पहल मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना मैं सांकेतिक रूप से इसकी व्याख्या बता सकता हूँ। तो दूसरे प्रश्न का जवाब जो है वो सूरसेन से जुड़ रहा है। तो सूरसेन का संदर्भ जो है ना वो मथुरा की, है ना, राजधानी के रूप में। ठीक है। किसकी राजधानी थी? सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। तो मथुरा जो है ना ये यमुना नदी के तट पर, या सूरसेन जो कह सकता हूँ कि यमुना नदी के तट पर था। और इसका विस्तार जो है आज के संदर्भ में देखा जाए तो, वर्तमान में देखा जाए तो मथुरा और अलीगढ़ के बीच का जो क्षेत्र विस्तार है वो माना जा सकता है सूरसेन के संदर्भ में। तो ये था दूसरे प्रश्न का जवाब।
और चलिए तीसरे प्रश्न का जवाब हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी प्राचीन भारत के इतिहास से एक प्रश्न है। थोड़ा सा प्रश्न थोड़े से माइक्रो लेवल के हो सकते हैं, लेकिन आप उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्नों की विविधता ही आपके हौसले को एक तरह से आकार देती है, आपके हौसले को ऊंचाइयों तक ले चलती है। तो प्राचीन भारत के इतिहास से पुनः एक प्रश्न है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ इन चारों में कौन है। समझ लिया आपने। इससे पूछा गया सबसे सुरक्षित। ठीक है, तो लौरिया नंदनगढ़, सांची का ये लौरिया नंदनगढ़ का स्तूप या स्तंभ, या सांची का स्तंभ, या सारनाथ का स्तंभ, या कौशाम्बी का स्तंभ, इन चारों में कोई एक विकल्प होगा। तो चलिए इसका जवाब मैं आप ही के मेमोरी से सर्च करने के लिए इस तरह के प्रश्नों को लाया हूँ। इसका जवाब हो गया लौरिया नंदनगढ़ का। तो थोड़ा सा बताया जाए कि लौरिया नंदनगढ़ वर्तमान में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है, और यहाँ पर 400 ईसा पूर्व के पहले अशोक ने यहाँ पर स्तंभ लिखा था और स्तंभ का निर्माण करवाया था, है ना। तो इसका वर्तमान परिस्थिति मैंने बता दिया। चलिए मैंने प्रश्न करता हूँ, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है देखा जाए। चौथा प्रश्न अब थोड़ा सा नए कलेवर में प्रश्न आ गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके समक्ष है। आप इन चारों विकल्पों में एक किसी ऑप्शन की ओर आप अपनी बात रखिए और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 24 अप्रैल, 28 जनवरी, 19 सितंबर और 20 फरवरी। देखा जाए इन चारों प्रश्नों का जवाब क्या हो सकता है, और इन्हीं चारों प्रश्नों में कोई एक जवाब होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है थोड़ा बताया जाए। तो चलिए किस तिथि को मनाया जाता है, ये प्रश्न है कि किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल। तो 2010 ईस्वी में 24 अप्रैल को ये कहा जा सकता है कि इसे घोषित किया गया था, है ना। 2010 ईस्वी में मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल को ये राष्ट्रीय पंचायती दिवस पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है, ऐसे आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसी कालखंड में इसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे अप्रैल महीने में कुछ प्रमुख तिथियों का ज्ञान, फिर जनवरी में, सितंबर में, तो कौन कौन सी तिथियां, किस तिथियों के दिन कौन कौन सा दिवस आयोजित होता है, ये इशारे से आप भी कोशिश करेंगे कि जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका ज्ञान पहले से ज़्यादा और इनरिच हो जाए। तो मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए नए प्रश्न को ला रहा हूँ। चलिए पांचवा प्रश्न है करंट से जुड़ा हुआ, अर्थात करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न कह सकते हैं इसको। अप्रैल 2023 ईस्वी में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस स्थान पर आयोजित हुआ था। तो देख लिया जाए, प्रश्न को संदर्भ में कोशिश कीजिएगा। अप्रैल 2023 ईस्वी में करंट के क्वेश्चन है, पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस स्थान पर आयोजित हुआ था। नागपुर, जयपुर, नई दिल्ली और भोपाल। इन चारों प्रश्नों में, इन विकल्पों में कोई एक जवाब होगा। आप इसके जवाब की ओर बढ़ने की कोशिश करें। तो क्या हो सकता है प्रश्न संख्या 5वें का जवाब। ABCD आपके समक्ष दर्ज है, और चलिए जवाब अगर आप दे पाते हो तो वरना ठीक है, वरना मैं आपका पहले से ज़्यादा उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जवाब होगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ था, और ये 2 दिवसीय आयोजन था। ठीक है, और भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसी के सौजन्य से ये आयोजित हुआ था। ठीक है ना। और इसमें इसका विषय जो था, इसका जो टॉपिक था जिस पर ये इतनी बड़ी गैदरिंग आयोजित थी, वो था समकालीन चुनौतियों की प्रतिक्रिया, है ना, और अभ्यास के लिए दर्शन। ऐसा ये टॉपिक था, और इसमें पूरे दुनिया के 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो ये जानकारी आपको मैंने जोड़कर बताया, और ये पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए मैं अब छठे प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। देख रहे हैं छठा प्रश्न फिर जो है आपके करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। तो एक बार फिर इस प्रश्न को भी देख लें आप। और प्रश्न क्या कहता है, ऐसा भी संभव है कि इस बार की जो परीक्षा होगी उसमें हिस्ट्री के 3 प्रश्न, ज्योग्राफी के 3 प्रश्न, है ना, और करंट अफेयर से 6 या 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, खेल खिलाड़ी से एक या 2 प्रश्न होंगे, विभूतियों से 1 प्रश्न होगा। ठीक है, उसी तरह से प्रमुख व्यक्तित्वों से लेकर के 1 प्रश्न हो सकता है, पुरस्कार से हो सकता है, हाँ, इसी तरह से पुस्तकों की रचयिता से हो सकता है 1 आध प्रश्न,
वैश्विक संगठनों से हो सकता है, देश की राजधानी से हो सकती है, या भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो सीमावर्ती देश हैं उनके साथ भी प्रश्न हो सकता है। तो कई तरह के प्रश्नों का एक तरह से फॉर्मेट बना हुआ है 30 प्रश्नों की श्रृंखला में, उसमें करंट के प्रश्न तो होते ही होते हैं। तो ये प्रश्न करंट से जुड़ा हुआ है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार किस देश को माना गया है। तो देख लीजिए, इसे भी आप करंट का ही मान के चलिएगा, भले ही अभी 2024 है, लेकिन प्रश्न तो प्रश्न होते हैं। वो आपको करंट की जब भी बात होगी ना, तो 2021 से आपको प्रश्नों का संकलन करके रखना चाहिए, या उसके जवाब पर आपकी नज़र जानी चाहिए, 2021, 22, 23। तो चलिए देखा जाए तो इनका क्या जवाब हो सकता है। छठे प्रश्न का जवाब आपकी ओर से होना चाहिए पहल। चलिए इसका जवाब मैं बता दूं, अमेरिका इसका संदर्भ है, अर्थात 2022-23 में अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा भागीदार देश के रूप में निश्चित हुआ। तो अमेरिका के साथ अगर भारत के व्यापार की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि लगभग 7.65 है ना की प्रतिशतता वृद्धि के साथ भारत के साथ अमेरिका का व्यापार बढ़ा है। जबकि पिछले वर्ष अगर देखा जाए, अगर 21-22 से तुलनात्मक तरीके से देखा जाए, तो उस वक्त 119.5 करोड़ का अरब डॉलर का था, लेकिन इस बार वो बढ़कर के 128.55 लाख डॉलर का हो गया। ठीक है, मतलब उतना और वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये, जबकि इसकी तुलना में देखा जाए तो चाइना के साथ हमारा व्यापार जो है ना, तुलनात्मक तरीके से अमेरिका से घटा है। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी भागीदारी जो है सो अमेरिका के साथ हुई है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी सतर्कता के साथ आपको प्रश्नों का जवाब देने की को पहल करनी चाहिए। देखिए, ये प्रश्न आ गया आधुनिक भारत के इतिहास से कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए आर्थिक सहयोग दिया था। 4 विकल्प दिए हुए हैं, आप इन विकल्पों का जवाब आप अपनी ओर से पहल करके दे दीजिए। आपके सामने ऑप्शंस हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस अधिनियम में सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग दिया था। वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1813 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आपको इसका जवाब बताना है। तो इन चारों विकल्पों में कोई एक जवाब होगा, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि इस संदर्भ में भी आप एक कंक्रीट इंफॉर्मेशन लेकर चलें। तो चलिए इसका जवाब मैं बता देता हूँ आपको। प्रश्न संख्या 7वें का जवाब आपके पास पहुँच गया है, और वो है चार्टर अधिनियम 1813। ये इसका जवाब होगा। तो जहाँ तक आवश्यक व्याख्या है, वो बता दूं कि पहली बार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान इसी अधिनियम के तहत किया गया था, और इस अधिनियम के तहत भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी के एकाधिकार को भी इसी अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 7वें का जवाब मैंने आपके साथ साझा कर दिया है, और मैं ले चलता हूं आपको प्रश्न संख्या 8वें की ओर। चलते हैं, 8वां प्रश्न क्या है। देखा जाए, पुनः ये प्रश्न जो है यह आधुनिक भारत के इतिहास से लिया हुआ है, अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ से लिया हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। थोड़ा सा माइक्रो लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा प्रश्न था जिस पर वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। ठीक है, तो क्या वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा, या डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना इस विषय पर, या सत्ता हस्तांतरण की तिथि पर, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन पर। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो आपके सामने परीक्षा में 20 से 22 सेकंड रह जाते हैं, और इन्हीं 20-22 सेकंड में आपको बेहतरीन तरीके से अपनी सोच विकसित करनी होती है। तो कोशिश कीजिए इसका जवाब देने का। आपकी पहल का इंतजार कर रहा हूं मैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या 8 पर हमारी बात आके रुकी हुई है, और आप सभी जिज्ञासी पाठकों से मेरी उम्मीद है कि मैं इस प्रश्न का जवाब आप ही से ले लूं। तो चलिए, इसका जवाब यदि आपको मिल गया हो तो अच्छी बात है, वरना मैं इसका जवाब दे देता हूं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले में ये जो गैदरिंग थी, ये जो सम्मेलन था, ये जो समिट था, ये एक तरह से असफल माना गया, क्योंकि ये जो सम्मेलन था ना, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए, कहा जा सकता है कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसे उस वक्त गांधी जी ने अस्वीकार कर लिया था। तो ये गोलमेज सम्मेलन की सबसे बड़ी असफलता का कारण सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। ठीक है ना। तो 8वें प्रश्न का जवाब आप तक पहुंच गया है। 9वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आज मैं 30 प्रश्नों के साथ आपके बीच में हूं, और चलिए इसका जवाब आप देने की
और बढ़ चले। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो जवाब देख लीजिए, हरिपुरा अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। 9वें प्रश्न का जवाब आपको इन्हीं चारों में, इन्हीं चारों विकल्पों में कोई एक है जो आपको देना है। ABCD आपके समक्ष दिया जा चुका है। ठीक है, तो आप चलिए इसका जवाब देने की पहल करें। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखा जाए, बिना प्रश्न को देखे बिना परीक्षा को फेस करते हैं तो प्रश्न आपसे चूक जाता है। यहाँ लिखा हुआ है दूसरी बार, पहली बार नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि पहली बार का संदर्भ इन्हीं अधिवेशनों में से कहीं से है, लेकिन दूसरी बार का संदर्भ भी इन्हीं में ही कहीं मौजूद है। तो देखकर बताइए प्रश्न संख्या 9। तो चलिए इसका जवाब मैं बता दूं कि 9वां का जो सी जवाब है ना, ये सबसे सही जवाब होगा, अर्थात त्रिपुरी अधिवेशन से संदर्भित है दूसरी बार अध्यक्ष का चुना जाना, किनका? सुभाष चंद्र बोस का। तो यदि दूसरी बार है तो पहली बार कहाँ हुआ था? तो मैं बता दूं 1938 ईस्वी में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो गुजरात के हरिपुरा नामक स्थान पर हुआ था। तो फर्स्ट था ये वाला और दूसरा था ये वाला इनका, ठीक है ना, दूसरी बार जब अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो दूसरी बार कांग्रेस का ये जो हुआ था, कब हुआ था? 1939 में। ठीक है, और ये हुआ था 1938 में। तो याद रखिएगा सब छोटी छोटी चीज़ें, है ना। और यही वो सम्मेलन था जिसमें गांधी जी के साथ मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वैचारिक मतभेद गांधी जी के साथ हुआ करते थे, तो उसकी परिणति ये थी कि इस अधिवेशन के बाद वो अध्यक्ष पद से एक तरह से अपने आप को मुक्त कर दिया था इन्होंने। तो चलिए हमारी बात 10वें प्रश्न की ओर आ रही है। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। अब ये 10वां प्रश्न वैश्विक पटल से लिया हुआ है, अर्थात वैश्विक संगठनों से भी एक आध प्रश्न हो सकते हैं। तो उसका जवाब है, आप थोड़ा सा प्रश्न पढ़ ले, ध्यान से पढ़ ले। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से कोशिश करें। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व कौन सी किसकी है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में आपने यूएनओ के बारे में जानते ही हैं, लेकिन यहाँ यूएनओ के उस संस्था विशेष के बारे में पूछा जा रहा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और कहा जा सकता है सुरक्षा बनाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व निभाता है। क्या वो महासचिव है, क्या वो सुरक्षा परिषद है, क्या वो महासभा है, जनरल असेंबली जिसको कहते हैं, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इन्हीं चारों विकल्पों में कोई एक जवाब होगा। तो 10वें प्रश्न का जवाब आप देने की कड़ी में आगे बढ़ चुके हैं। चलिए, तो 10वें प्रश्न का क्या जवाब होगा, आप पहल करके देखिए, मुझे बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप ये जवाब ढूंढ चुके होंगे। तो चलिए इसका जवाब होगा, प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने का दायित्व प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो वो सुरक्षा परिषद की है, जिसे अंग्रेजी में सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी हो जानी चाहिए कि सुरक्षा परिषद जो है ये 15 सदस्यीय राष्ट्रों का मिल करके बनी होती है सुरक्षा परिषद, है ना, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें है चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। और ये तथा 10 जो है सो 10 जो सदस्य उसमें चुने जाते हैं ना, वो महासभा के द्वारा जो है 2 वर्ष के क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं ना। तो कुल मिलाकर 15 सदस्यीय कमेटी होती है। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि भारत अब तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनी बार रह चुका है? तो ऐसी स्थिति में आप उसका जवाब देंगे कि भारत अभी तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। ठीक है, तो ये मैंने प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप तक पहुंचा दिया है। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11वें की ओर। भारत में जैव विविधता, देखिए इस सेगमेंट से भी क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपकी पहल चाहूँगा मैं कि भारत में बायोडाइवर्सिटी के तप्त स्थल हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे हॉटस्पॉट्स आपको पूरे वेस्ट विश्व में देखने को मिलते हैं, उसमें भारत में भी उनका नाम आता है, लेकिन यहाँ विकल्प दिए गए हैं कि किनमें से कौन होगा। पश्चिमी हिमालय या पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय या सुंदरबन, पूर्वी हिमालय या पश्चिमी घाट, या पूर्वी हिमालय की शांत घाटी। ठीक है, तो दो स्थान विशेष का विकल्प दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब आप देने की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दे दीजिए इसका जवाब, पहल करके देखिए, उसकी उम्मीद करता हूं कि जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 11वें का जवाब मैं आपकी ओर ले चल रहा हूं और ये जवाब होगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट।
तो आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए इस तरह के अगर प्रश्नों को यदि आपने नहीं किया हो तो एक बार ये मौका है आपके लिए, और आप इसके लिए अभी से मुस्तैदी से जुड़ जाएं। तो थोड़ी सी जानकारी इसके लिए वांछित है। थोड़ी सी चर्चा मैं पश्चिमी घाट के लेकर करूं, फिर पूर्वी हिमालय की चर्चा करूंगा। तो पश्चिमी घाट का जो दायरा है, जो विस्तार है, लगभग 1600 किलोमीटर का है, और ये एक अति विस्तृत लंबी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जिसका अधिकांश हिस्सा जो है ना वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आता है। और अगर इसकी दायरे की मैं बात करूं कि तमिलनाडु के दक्षिणी सिरे से शुरू होकर के या केरल, कर्नाटक, है ना, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक विस्तृत है। अगर नीचे से ऊपर जाऊं तो तमिलनाडु के दक्षिणी छोर से, मैंने क्या कहा, दक्षिणी छोर से शुरू करते हुए केरल को लिया जाए, कर्नाटक को लिया जाए, गोवा को लिया जाए, है ना, महाराष्ट्र को लिया जाए और गुजरात तक चला जाए। ठीक है। तो यही वो क्षेत्र विशेष है जिसे 2012 ईस्वी में यूनेस्को ने जो है ना विश्व विरासत की सूची में अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। तो इस स्थान विशेष की इस विस्तृत दायरे की मैं बात बता दूं, अगर ये बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है तो किन कारणों से है। तो यहाँ पर आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा, तो यहाँ कमोबेश 500 किस्म के 500 प्रकार के फूल पौधे देखने को मिलते हैं, फूलों की वैरायटी देखने को मिलती है। और यही वो पट्टी है जिसमें 39 किस्म के मैमल्स, है ना, 39 टाइप्स के मैमल्स इस क्षेत्र विशेष में देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, 500 अर्थात 508 प्रकार के पक्षियों के प्रजातियां देखने को मिलती हैं, और 179 प्रकार की, यहाँ कह सकते हैं, उभयचर अर्थात एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं। तो इतनी अत्यधिक जैविक विविधता होने के कारण भारत में इस स्थान विशेष को, इस पट्टी विशेष को हॉटस्पॉट में रखा गया है। रही बात अगर पूर्वी हिमालय की मैं बात करूं, तो पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आने वाले राज्यों में आप समझ सकते हैं, आसाम का नाम आना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश का नाम आना चाहिए, सिक्किम का नाम आना चाहिए, पश्चिम बंगाल का नाम आना चाहिए। तो यहाँ भी अपनी विशिष्टता के कारण ये क्षेत्र जाना जाता है, और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि लगभग 10,000 किस्म की पौधों की प्रजातियाँ इस क्षेत्र विशेष में देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये 11वें प्रश्न का जवाब मैंने अब तक साझा कर दिया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अब हमारी यात्रा प्रश्न संख्या 12 तक पहुँचनी चाहिए। जितना आवश्यक है मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूँ, ताकि आप उससे जुड़ी हुई जानकारियों को जोड़ते हुए चलें। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सिवाय कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, बाकी शेष सारे कथन सही है। या अमरकंटक के निकट से निकलती है, या मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, या इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो कोई एक कथन है इन चारों विकल्पों में जो गलत है, आपको उस गलत कथन का चयन करना है। 3 कथन तो दिए गए हैं, वो सही हैं, तो आप थोड़ा बताने की कोशिश करें कि कौन सा हो सकता है। चलिए कोशिश करके देखिए। प्रश्न संख्या 12 पर हमारी बात अभी रुकी हुई है। चलिए, अब मैं इतना ही समय दे पाऊंगा, तो इसका जवाब मैं बता दूं। अगर गलत कथन का चयन किया जाए तो वो विकल्प संख्या सी है। यह लिख रहा है इसके किनारे महाबलेश्वर मंदिर है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर इसके किनारे नहीं है, बल्कि ये किस नदी के किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे है। याद रखिएगा, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे जो है सो महाकाल मंदिर है, और इसके नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। संदर्भ क्या था, नर्मदा नदी। बाकी जो बातें लिखी हुई हैं, अमरकंटक के निकट से निकलती हैं, सही है। मार्बल रॉक्स, यहाँ दुधिया मार्बल देखने को मिलता है, और ये इस नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो देख लिया आपने, 12वें प्रश्न का जवाब हो गया। अब चलिए चलते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है? इन्हीं चारों विकल्पों में आपको दर्ज करना है, चुनना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का जवाब आपके लिए क्या आता है। इन्हीं चारों विकल्पों में आपको कोई एक है जिसके बारे बताना है। ABCD आपके समक्ष दर्ज है। 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 नवंबर और 22 दिसंबर। प्रश्न संख्या 13 पर आ गए हैं आप लोग, और चलिए इसका जवाब देने की कड़ी में आप हमारे हौसला बढ़ाइए। तो ज्योग्राफी से भी ऐसे बेसिक सामान्य भूगोल के संदर्भ से एक आध प्रश्न तो होंगे ही होंगे। तो प्रश्न संख्या 13 का जवाब अभी आप देने की ओर बढ़ चले हैं, और इसका सही जवाब होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। ठीक है, ये खगोलीय घटना जो उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है।
जिसे विंटर्स क्या कहते हैं इसके अंग्रेजी में, विंटर सोलिस्टिक कहते हैं ना, इस घटना को क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। और इस दिन होता क्या है कि सूर्य जो है ना वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, सूर्य की जो किरणें होती है वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, यही इसका संदर्भ है। तो प्रश्न संख्या 13 का जवाब हो गया और मैं 14 की ओर ले चलता हूँ। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी का स्थल पृष्ठ का, पृथ्वी का जो बेसिक जो स्थल पृष्ठ है, जितने एरियाज में अर्थ का जो एक्सटेंशन है ना, उसका कितना परसेंट रेगिस्तान है, डेजर्ट कितना है? 10वां भाग, 5वां भाग, 1/3 भाग, 6वां भाग। तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब आप देने की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। चलिए बताने की कोशिश कीजिए इसका जवाब क्या होगा। चलिए ढूंढ चुके होंगे, मुझे लगता है आप अपनी ओर से पहल कर चुके होंगे। चलिए आपका जवाब मैं बता देता हूं। इसमें 14 प्रश्न का जवाब जो है ना विकल्प संख्या बी होगा, अर्थात 5वां भाग जो है ना वो डेजर्ट है। तो 5वां भाग आपको पता ही है कि पृथ्वी का 71% भाग पर जल है और 29% भाग ही स्थल है ना, और उस स्थल भाग के अगर 1/5वें भाग की बात करूं तो वही भाग जो है सो डेजर्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्थल पृष्ठ का मैंने संदर्भ पूछा था। तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब के बाद अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15। तो आज के प्रश्नों की कड़ी में 15 प्रश्नों की बात अभी तक पहुंच चुकी है। तो मैंने जैसा कि संदर्भ में कहा कि हर एक किस्म से, हर एक सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइवरी कोस्ट का अगला प्रश्न है कि आइवरी कोस्ट या आइवरी तट कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में? ये 5 चौथा देखिए तो क्या जवाब हो सकता है इसमें। अर्थात किसी देश विशेष का नाम मैं पूछ रहा हूँ लेकिन उसकी लोकेशन मैंने पूछ दिया है। 2 के विकल्प में मैंने अफ्रीका डाला है और 2 के विकल्प में मैंने क्या डाला है, अमेरिका डाला है। तो आप इसको बताने की कोशिश करें, एक बार पहल करके देखें, बन जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो एक बार आपका जो आप लोगों के पास जो एटलस होता है उस एटलस को भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जानकारी कहाँ छुपी हुई रहती है। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब मैं बता देता हूँ। पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है आइवरी कोस्ट, जो आइवरी तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 15 के बाद 16वां पर आ गई है हमारी बात। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा देश अधिक प्रभावित होता है? एक चक्र, विभिन्न देशों में चलने वाले बहुत सारे चक्रवातों का भी नाम आपके संदर्भ में होना चाहिए कि हरिकेन चलता है, कहाँ चलता है, हरमट्टान कहाँ चलता है, सिरोक्को कहाँ चलता है ना, टाइफून कहाँ चलता है। ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आपके संदर्भ में होनी चाहिए। तो टाइफून नामक चक्रवात कौन सा देश से प्रभावित होता है, कौन सा देश इससे सबसे अधिक अधिक प्रभावित होता है, या कौन सा क्षेत्र, यहाँ देश तो नहीं है, कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, चाइना सी और दक्षिण अमेरिका? तो जवाब इसमें हो जाएगा चाइना सी। चाइना सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चाइना सी जो है ना वो चीन सागर जिसको कहते हैं, ये उष्णकटिबंधीय, ये उस क्षेत्र में उठने वाला एक चक्रवात है जिसे टाइफून का नाम दिया गया है। और इसकी उत्पत्ति जो है ना वो चाइना सी अर्थात चीन सागर के आसपास लगभग 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, है ना, उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होती है। याद रखिएगा 100 से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में ये चक्रवात उठता है और वो चाइना सी के आसपास इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो मैंने आपको प्रश्न संख्या 16 का जवाब दे दिया है। 17वें प्रश्न का जवाब फिर मैं एक तरह से प्राचीन भारत पर आपको ले आया, अर्थात इतिहास का पहला पन्ना आपसे जुड़ने की तैयारी में है। तो चलिए इसका जवाब 17वें प्रश्न की ओर आप देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसका जवाब क्या होगा वो देख लीजिए आप। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये आपको इसका जवाब बताना है कि ईंटों का अलंकरण अर्थात ईंटों में जो आर्ट है उसमें जो डिजाइनिंग देखी जाती है वो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान विशेष से देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं जो आप देख रहे हैं, कालीबंगा, चहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनवाली। तो चलिए इसका जवाब जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, आप भी पहल करें, मैं भी पहल करूँगा। तो कालीबंगा से सिंधु सभ्यता में ईंटों के अलंकरण का प्रमाण देखने को मिलता है।
ठीक है, तो कालीबंगा का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और ये स्थान को कहा जा सकता है कि 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन माना जाता है कालीबंगा नामक स्थान को। और इस स्थान की खोज की अगर मैं बात करूं, कभी कभी खोज को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, तो 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा इस स्थान विशेष की खोज की गई थी। और इसके बाद यहाँ खनन का कार्य अर्थात खुदाई का कार्य 1961 से लेकर के 1969 ईस्वी के कालखंड में भी चला। और यही वो स्थान था जिसमें खुदाई के उपरांत जो है सो दुर्ग के साथ साथ ये दुनिया का पहला जोता हुआ खेत का प्रमाण भी सिंधु घाटी की सभ्यता में अगर कहीं से मिला है तो कालीबंगा से ही मिला है। तो इतनी सारी बातें मैं आपको तेजी से बताते हुए अगले प्रश्न की ओर ले चल रहा हूँ। लेकिन याद रहे, जब जब ऐसे विकल्प आते हैं तो कुछ कुछ जानकारियां शेष विकल्पों से भी जुड़ करके होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोल दूं आपको कि चौदड़ों के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी बता दीजिए, तो इसके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आपकी जिज्ञासा मैं पूरी कर दूं कि पाकिस्तान के सिंध इलाके में मोहनजोदड़ो स्थान विशेष से करीबन 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है कौन? चौदड़ो नामक स्थान, ठीक है ना। और 1923 ईस्वी में इस स्थान विशेष की खोज की थी गोपाल मजुमदार, है ना, और उनके साथियों के द्वारा इस स्थान विशेष की खोज कराई गई थी। यहाँ पर भी ईंटों पर कुछ अलंकरण मिले हैं, लेकिन ईंटों पर कुछ प्रमाण मिले हैं जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए, है ना, कुत्ते के पंजे का निशान मिला हुआ है। तो इस स्थान की अपनी महत्ता है, लेकिन आपको अब प्रश्नों के कलेवर में बदलाव चूंकि आ गया है, इसलिए आपकी जानकारी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो चलिए, मैंने आपको प्रश्न संख्या 17वें का जवाब तो दे दिया है। अब थोड़ा सा चलते हैं 8वें प्रश्न का जवाब। पुनः ये भी प्रश्न मैंने इतिहास के प्राचीन हिस्से से ले लिया है। और प्रश्न है कि वह सही क्रम क्या है जिसमें जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? हुनों का, कुषाण, आर्य और यूनानी सबके आक्रमण का सही क्रम क्या है? अर्थात कौन पहले आया, उसके बाद कौन आक्रमण किया, फिर कौन आया, फिर चौथे में कौन आया? इन चारों विकल्पों में आपको जवाब देना है। 18वें प्रश्न पर हमारी बात आ गई है। अब चलिए एबीसीडी के संदर्भ में आप इसका जवाब बताने की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ी सी व्याख्या बता दूंगा, जहां समझूंगा मैं जरूर आपकी व्याख्या बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि आज का ये मेरा सत्र आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये मेरा सत्र पसंद आ रहा होगा तो आप इसे मित्रों के साथ साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के बेहद बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है, और इससे आप बेहद तन्मयता के साथ, बेहद उत्सुकता के साथ आप इंतजार करते हैं। तो चलिए, इसका विकल्प मैं देने जा रहा हूँ, और इसका विकल्प है ये वाला विकल्प, अर्थात बी विकल्प, 3 4 2 1, ये इसका सही विकल्प होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहले आर्य आए थे, इसको मैं नंबर 1 दूंगा। पहले कौन आए थे? आर्य आए थे। उसके बाद यूनानी आए थे, उसके बाद हून आए थे, और उसके बाद चौथे नंबर में कुषाण आए थे। ये इसका सही क्रम होना चाहिए। तो अगर ये सही क्रम है तो आर्यों का आगमन पहले हुआ, फिर यूनानी आए। तो यूनानियों के बारे में जब भी संदर्भ आता है तो आपका संदर्भ में दुनिया के शासक सिकंदर से जुड़ना चाहिए, है ना, कि उसका सिकंदर जो आया था 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया था, और आर्य का तो संबंध बहुत पहले से है। जही बात अगर कुषाणों की मैं बात करूं तो कुषाणों का संदर्भ जो है ना पश्चिमी चीन से बताया जाता है ना। कुषाणों का जो संदर्भ बताया जाता है वो वेस्टर्न चाइना से बताया जाता है। और इसके संस्थापक के बारे में आपको पता होगा, कुजल कड़फिसेस जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। और कुषाणों के बारे में बताऊं कि ये कुषाण ही थे जो अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है ना। और रही बात हुनों के बारे में बात कर लूँ, तो हुनों के बारे में आपकी जानकारी बता दूं कि हुनों का प्रथम आक्रमण भारत में 450 ईसा पूर्व पहले हुआ था। और उस समय गुप्त साम्राज्य का जो शासक थे स्कंद गुप्त, उसके कालखंड में शासक थे हुनों के समय में, ठीक है। अच्छा, और सम्राट तोरमान हुन इस हुन वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है ना। उस समय उसकी राजधानी जो थी सो सियालकोट, पाकिस्तान के पास जो सियालकोट है ना, उस वक्त राजधानी हुआ करती थी। तो प्रश्न संख्या 18 को मैंने आपके समक्ष साझा कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग 19वें प्रश्न की ओर। पुनः एक प्रश्न हिस्ट्री से ही है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अफगानिस्तान का संदर्भ बताना है क्या? अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक इन चारों में कौन सी स्थान विशेष नदी है?
क्या अस्किनी नदी है, क्या परुशनी नदी है, क्या कुब्रा या क्रमु या बिपाशा या सतुद्री? ये ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा जवाब सही होगा। तो चलिए, अफगानिस्तान चूंकि संदर्भ है इसलिए वहाँ पर बहने वाली नदियों का आर्यों के संदर्भ से पूछा जा रहा है। तो 19वें प्रश्न का जवाब आपकी ओर से आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब जो होगा ये सी जवाब इसका होगा। तो थोड़े से कठिन जरूर लग रहे होंगे आपको प्रश्न, लेकिन अगर इन प्रश्नों का नियमित अभ्यास किया जाए तो आपकी तैयारी बेहद दुरुस्त हो जाएगी और आपका आत्मविश्वास जो है ना वो पहले से और प्रखर हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारी बात जो है प्रश्न संख्या 19 पर रुकी हुई है। अब इसी कड़ी में मैं आपको 20वें प्रश्न की ओर ले चलने की तैयारी में हूँ। तो चलिए, 20वां प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, आप उस पर चल रहे हैं। 20वां प्रश्न क्या है, थोड़ा देख लेते हैं 20वां प्रश्न। चलिए, ये फिर करंट से आ गया कि व्यवहार 2000 वर्ष 2022-23 के लिए क्या है क्वेश्चन। 20वां प्रश्न कि वर्ष 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जिस टॉपिक विशेष पर कोई बड़ी गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल गैदरिंग होती है, उसका टॉपिक क्या होता है, अर्थात उसका विषय क्या होता है। तो क्या हो सकता है, तो इसका विकल्प इन्हीं चारों विकल्पों में कोई एक होगा। आप देखकर बताने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। तो इसका जो विकल्प है वो ए विकल्प, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये शब्द जो है ये 20वें प्रश्न का जवाब है और वर्ष 2022-23 में इसको जो है सो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये मैं बता दूं कि हर एक साल ये है ना, ये किसी खास दिवस को मनाया जाता है और वो है, आपको कहा जा सकता है कि 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 17 अक्टूबर को। ठीक है ना, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाए। उद्देश्य क्या है, इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि गरीबी में रहने वाले जितने भी लोग हैं और उनसे जुड़े हुए जो व्यापक समाज के लोग के बीच में समझ और संवाद को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो थोड़ी सी जानकारी अगर मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगर विश्व में वर्तमान में देखा जाए तो लगभग कहा जा सकता है कि 8.4% आबादी है ना, वर्ष 2022 तक के डेटा के अनुसार वो अत्यधिक गरीबी में जुड़े हुए या अभी तक गरीबी में है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। तो ये 2022-23 का था, थीम बदलते चले जाते हैं, 23 का थीम कुछ और है, याद रखिएगा। 2023 का जो थीम है, ये 22 का मैंने थीम बताया था, अगर 23 का थीम आ जाएगा तो वो विषय हो जाएगा, विषय अलग हो जाएगा। विषय क्या हो जाएगा, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान और व्यवहार में लाना, ये इसका थीम चेंज हो जाएगा 2023 के संदर्भ में। लेकिन अगर 22 के संदर्भ में पूछा जाएगा तो ये होगा। तो ये हो गया इसका जवाब। तो मैं 21वें प्रश्न पर ला रहा हूँ। देखिए, फिर एक करंट आ गया, हाल में ही किस देश ने भारत के साथ अपना मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है पारित किया है। श्रीलंका, सऊदी अरब, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, किसके साथ। प्रश्न संख्या 21 का जवाब आप तक बताना है। तो इसका जवाब आपके समक्ष में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, इसका जवाब आपकी ओर से पहल चाहूँगा और इसका जवाब जो है अब आपके पास आ गया है, वो जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसके साथ सही जवाब होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज के अनुसार यह व्यापार जो है सो व्यापार समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कपड़ा हो गया, चमड़ा हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, या कहा जाए आभूषण, मशीनरी, इन सारे विषयों को लेकर के ऑस्ट्रेलिया बाजार तक इन सब चीज़ों की पहुंच बढ़ाना, ये इसका संदर्भ है। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब हो गया है। अब हम लोग 22वें प्रश्न की जवाब की ओर तेजी से बढ़ चले हैं। किस राज्य ने अपने उपभोक्ताओं के लिए खाद्य सुरक्षा और मोबाइल ऐप के लिए एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च किया है। यहाँ किसी राज्य से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, इसलिए आप इसको देखने की कोशिश करेंगे। यह भी करंट के दायरे का प्रश्न है कि किस राज्य ने अपने उपभोक्ताओं के लिए खाद्य सुरक्षा और मोबाइल ऐप के लिए एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च किया है। ठीक है ना, तो ये है संदर्भ और आपको इसका जवाब इन्हीं विकल्पों में किसी के साथ देना है। और वो ऐप्स ऑप्शन से आपके सामने, वो तमिलनाडु राज्य है
जिसने अपने कंज्यूमर्स के साथ फूड सिक्योरिटी और मोबाइल ऐप के लिए एक समर्पित वेबसाइट जो है सो जारी किया है। ठीक है ना। और ये वेबसाइट जो है ना, प्रतिबंधित वस्तुएं को से बचाने के लिए, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रयोग से बचाने के लिए इस ऐप का और इस्तेमाल किया है, ताकि वो उस ऐप के संदर्भ में इसके माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। तो 22वें प्रश्न का जवाब अभी तक हो गया है। चलिए 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पर विश्व के घास स्थलों के बारे में परिचय दिया हुआ है। ये जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, पना प्रेयरीज हैं, पंपास है, स्टेपिस है, वेल्ड है, तो कौन एक सुमेलित नहीं है? अर्थात कोई सुमेलित है, 3 सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है, नहीं है। तो मैं बता दूं आपको इसका जवाब, कि इसका जवाब जो सही होगा वो होगा, कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेयरी का संदर्भ अगर अमेरिका से जोड़ा जा रहा है तो ये सही है। पंपास का संदर्भ दक्षिण अमेरिका से जोड़ा जा रहा है तो सही है। स्टेपिस का संदर्भ यूरोप से जोड़ा जा रहा है तो भी सही है। लेकिन अगर वेल्ड का संदर्भ ऑस्ट्रेलिया से जोड़ा जाए तो ये गलत माना जाएगा। तो ये क्या सही होगा? ये दक्षिण अफ्रीका माना जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका से जोड़ दिया जाए तो ये अनुचित, इसमें सुमेलित नहीं था। तो चलिए 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त संघ राज्य पुडुचेरी भारत का जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? ये प्रश्न कह दिया। कभी कभी ऐसे भी संघ शासित प्रदेशों के बारे में पूछा जा सकता है कि उसकी बाउंड्री किसके साथ नहीं लगती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। आपको इन चारों विकल्पों में कोई एक है जो बताना है। तो क्या हो सकता है इसके साथ? तो चलिए इसका जवाब जो है मैं बता दूं कि इसका जवाब कर्नाटक से जुड़ता है। कर्नाटक इसका जवाब होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि तमिलनाडु से भी पुडुचेरी की सीमा मिलती है, आंध्र प्रदेश से भी मिलती है और केरल से भी मिलती है। ठीक है, तो पुडुचेरी की जो सीमा या जो स्थान विशेष तमिलनाडु से जुड़ता है, तमिल उसमें आपको 3 नामों से जानते होंगे आप, माहे, यमन और कराईकल, है ना। तो कराईकल का संदर्भ किससे है? तमिलनाडु से है। यमन का संदर्भ किससे? आंध्र प्रदेश से है। केरल का संदर्भ किससे है? माहे से है। तो इस तरह से आप इनके नामों से, या आप इनके हेडक्वार्टर्स कह सकते हैं, इन राज्यों में इनके हेडक्वार्टर्स इन नामों से जाने जाते हैं, मुख्यालय इन नामों से जाने जाते हैं। तो 24वें प्रश्न का जवाब हो गया। 25वें प्रश्न का जवाब देख लीजिए। डंकन पैसेज किसके बीच अवस्थित है? ये आपको बताना है कि डंकन पैसेज का संबंध किससे है? दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच, लिटिल और ग्रेट अंडमान निकोबार के बीच, उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच, और मध्य और दक्षिण अंडमान के बीच। तो 25वें प्रश्न का जवाब आपको ABCD से दर्ज कर लीजिए। इन्हीं चारों विकल्पों में कोई एक विकल्प है। ठीक है, तो विकल्प संख्या, इसका जवाब जो है मेरा ख्याल है ए सही होना चाहिए। अर्थात दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज के नाम से इस स्थान विशेष को नामांकित किया गया है ना। अच्छा, तो यह कह सकता हूँ कि ये लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है और बंगाल की खाड़ी के पूर्व पूर्व में देखी जा सकती है ये डंकन पैसेज का नामकरण। तो ये मैंने 25वें प्रश्न का जवाब दे दिया है। 26वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आज के सत्र में अच्छे गुणवत्ता प्रश्नों को देखने की कड़ी में हमारी बात यहाँ आकर रुक रही है। चलिए, अब हमारी बात 26वें प्रश्न पर आ गई है, अर्थात इतिहास का। पुनः मैं प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न जोड़ लिया हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने पश्चिमी समुद्र तट अर्थात प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर कब्जा कर लिया। उसने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देख लिया जाए, इन्हीं चारों विकल्पों में कोई एक कथन है जो सही माना जा सकता है। आप इसमें से विचार करके देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के संदर्भ में है कि उसने पश्चिमी समुद्र तट पर अपना कब्जा किया, या उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? आप इसमें बताने की कोशिश कीजिए। ABCD विकल्पों में कोई एक विकल्प होगा जो इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसमें लिखे हुए जो भी कथन थे उसको मैं कह सकता हूं कि 1, 2, 3, ये तीनों कथन इसमें जो लिखे हुए थे वो तीनों कथन अपनी जगह सही थे। ठीक है ना, अर्थात उसके बारे में जितनी बातें लिखी गई थी वो कमोबेश सही थी। तो मैं अब ले चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर।
अर्थात 27वें प्रश्न में है, हर्षवर्धन के समय में कौन सी तीर्थयात्री मध्य एशिया को पार करते हुए भारत पहुंचा था। पुनः प्राचीन भारत के इतिहास से एक प्रश्न मैंने ले आया है 27वें प्रश्न के रूप में, और आपको दर्ज करना है इनमें इसका सही विकल्प ABCD में कौन सा, हर्षवर्धन के समय में कौन सा तीर्थयात्री जो है, कौन सा पिलग्रिम्स कह सकते हैं, धार्मिक तीर्थयात्री मध्य एशिया को पार करते भारत पहुंचा था। तो विकल्प संख्या 27 का जवाब आपको बताना है ABCD में। तो चलिए आपकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं, विकल्प संख्या B जो है इसका सही जवाब होगा, अर्थात बौद्ध यात्री ह्वेनसांग का संदर्भ जुड़ता है ना, इसके संदर्भ में, हर्षवर्धन के संदर्भ में। ठीक है, वही वो नालंदा महाविहार में अध्ययन हेतु आया था और 645 ईसा पूर्व में, सॉरी 645 ईस्वी में वो वापस चीन लौट गया था, है ना। और कुल मिलाकर के हर्षवर्धन के शासनकाल में वो लगभग 15 वर्षों तक उसके समय में अपने इस क्षेत्र में बिताया था, व्यतीत किया था। तो मैंने 27वें प्रश्न के बाद अब 28वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, कौन सा कारक ऐसा है जो, है ना, कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट्स होती हैं, जो धाराएं होती हैं, उनको प्रभावित करती हैं। पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब और पवन, महासागर जल का घनत्व, या पृथ्वी का परिक्रमण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। 28वें प्रश्न की बात अब ये आकर रुकी हुई है। चलिए मात्र अब 3 प्रश्न रह गए हैं, और 3 प्रश्नों के साथ आप अपनी जवाब हमें दुरुस्त करते हुए अपनी जवाब बता दीजिए। तो चलिए जवाब उम्मीद करता हूं कि पढ़ चुके होंगे कि कौन सा कारक जो है सो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3, अर्थात पवन का घूर्णन भी प्रभावित करता है, वायुदाब का और पवन भी प्रभावित करता है, और महासागरीय जल का घनत्व भी प्रभावित करता है। ठीक है, ये सभी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले तत्व माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको 28वें प्रश्न के जवाब से जोड़ दिया। अब चलिए हम लोग 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के सत्र के अंतिम प्रश्नों की कड़ी में, अंतिम पड़ाव में हमारी बात आके चल रही है 29वें प्रश्न में। निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा सही है। पुनः घास स्थलों से जुड़ा हुआ मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, ग्रासलैंड से जुड़े हुए देखा जाए इसको। तभी थोड़ी देर मैंने प्रश्न का कलेवर अलग पूछा था, अभी थोड़ा सा उसका संदर्भ अलग बता दिया है। कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। इसका मतलब एक सही होगा और 3 शेष गलत होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है सही कौन सा है। तो क्वेश्चंस का जो चेंज हो जाता है फ्रेम, तो सही में मानूंगा इसको। अर्जेंटीना के साथ जो पंपास लिखता है ना, ये सही है। इसके बाद जो भी लिखे हुए हैं वो अपने संदर्भ में गलत माने जाएंगे, क्योंकि कैंपास का संदर्भ जो है ना, वो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से जुड़ता है, केनिया से नहीं जुड़ता है। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से, ब्राज़ीलियन हाईलैंड से जुड़ता है कैंपास का संबंध। रही बात सवाना का संदर्भ जो है, सवाना का संदर्भ मैंने यहाँ वेनेजुएला लिखा है, जो कि गलत है। ये होना चाहिए पूर्वी अफ्रीका, क्योंकि वेनेजुएला तो दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, लेकिन इस सवाना का संदर्भ किससे जुड़ता है, ये पूर्वी अफ्रीका से जुड़ता है। उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका का संदर्भ मैंने स्टेपिस से जोड़ा है। स्टेपिस का संदर्भ समी यहाँ से नहीं है, इसका संदर्भ किससे जुड़ता है, पश्चिमी रूस से, है ना, क्योंकि इसके पहले मैंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्रेरी बताया था, और स्टेपिस का संदर्भ किससे जुड़ता है, पश्चिमी रूस से जुड़ता है। तो देखा आपने कि प्रश्नों में विविधता जो है कितनी किस्म की आ सकती है, और आपको इससे जूझना पड़ता है परीक्षा हॉल में। तो आज के सत्र के अंतिम प्रश्न पर हमारी बात आ गई है, और चलिए इसके सत्र के साथ मैं आप लोगों की उपस्थिति चाहूँगा और ध्यान भी चाहूँगा। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है। तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 30 का जवाब इन्हीं चारों विकल्पों में कोई एक होगा। ठीक है, तो चलिए आपको बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, किन किन राज्यों की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना। ठीक है, किससे होती है। तो इसका जवाब जो है, रिहंद बांध परियोजना का संदर्भ उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ता है। ठीक है, किससे जुड़ता है, उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ता है। ठीक है, तो ये आप इससे जोड़कर ले सकते हैं। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये। तो कुल मिलाकर के आज के सत्र का मैंने एक तरह से ये प्रश्न कर दिया, और 30 प्रश्नों की इस जर्नी में मैंने आपको आज के प्रश्न और उसकी व्याख्या बताने की कोशिश की।
उम्मीद करता हूं कि आज के ये सत्र आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको कुछ सुझाव देना हो, कुछ सलाह देना हो तो कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं, ताकि उसमें आवश्यक संशोधन करके नई बातें आप तक पहुंचाई जा सकें। तो इसी तरह आपकी उपस्थिति बनी रहे। यदि आपको आज के सत्र पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि नवीनतम अच्छे प्रश्नों के साथ आपकी परीक्षा की तैयारी में हमारी सहभागिता बनी रहे। और उम्मीद करता हूं कि इसी तन्मयता के साथ आप अध्ययन को विराम आगे और गतिमान स्थिति पर ले जाते चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।